राबता भी नहीं रखता सरे वसल कोई, और ताल्लुक भी मोतल होने नहीं देता। दिल ये कहता है उसे लौट के आना है यही, ये दलासा मुझे पागल होने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल इश्क़ मुतशक्करम। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अच्छी तहरीरें सुनने के लिए जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इश्क़ मुतशक्करम का नेक्स्ट पार्ट 30। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। उठती ही नहीं निगाह किसी और की तरफ, एक शख्स का दीदार मुझे पाबंद कर गया। मेरान ने कमरे में जाके सिगरेट सुलगाई और शीशे का दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आ गया। कश भर के धुआं बाहर छोड़ रहा था। अपने अंदर लगी आग को बुझाने की मामूली सी कोशिश थी। उसने आंखें बंद कर ली और बाग के फूलों की उठती भीनी भीनी खुशबू को सिगरेट दूर करके अंदर उतारने लगा। 2 दिन बाद मुराद कराची जाने के लिए पैकिंग कर रहा था और आयशे उसके साथ जाने की जिद कर रही थी। ड्रेसिंग रूम में जाकर वो कपड़े निकालने लगा। आयशे उसके पीछे जा खड़ी हुई। जू, एएसपी साहिब, मैं आपके साथ चलूंगी। बीवी को छोड़ के जाएंगे, बहुत गुनाह मिलेगा। वो हैंगर से शर्ट निकाल रहा था। आयशे मुनमुनाते हुए दुपट्टे को उंगली पे लपेट कर बोली। मुराद हंस पड़ा। मिसिस मुराद दमीर, बाज आ जाएं, 3-4 दिन की ही तो बात है। उसने शर्ट एक तरफ की हैंगर वापस टांग दिया और दूसरी शर्ट निकालने लगा। आयशे झंझलाते हुए खड़ी रही। मैं आपकी बीवी हूँ, एएसपी मुराद की बीवी, और ये मेरा हुक्म है कि मुझे साथ लेकर जाएं, वरना मैं नहीं जाने दूंगी। वो जिद्दी अटल अंदाज में गोया हुई। मुराद ने बाजू से पकड़ के उसे थामा। क्यों तंग कर रही हो? मुराद ने चेहरा उसके करीब कर लिया और लहजे में सख्ती समोए आंखें दिखा कर बोला तो वो घिघिया गई। बस साथ चलने का ही तो कह रही हूँ, आयशा ने मासूमियत से कहा। मुराद की आंखों में मुस्कुराहट रक्स करने लगी। बेगम, लगता है बड़ी शिद्दत से मोहब्बत कर बैठी हैं आप, जैसे मेरे बगैर आपसे रहा नहीं जाएगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो साफ मुकरी। सिर्फ 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, अगर सारी जिंदगी के लिए चला गया तो क्या हाल होना है। वो उसे जिच करता उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोला। आयशे उसकी गिरफ्त में सिमट गई। अल्लाह ना करे, कुछ भी बोलते रहते हैं, आपके बगैर मैं वाकई मर जाऊंगी, उसने रंधी आवाज़ में कहा। मुराद ने नरमी से उसे अपने साथ लगाया। आइंदा ऐसी बात की तो आपकी जान ले लूँगी। उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े उसके कंधे पे सर रखकर वो बरहमी से बोली। मुराद की मुस्कुराहट गहरी हुई। कातिल अदाएं जान खुद ही ले लेंगी, इस ना चीज़ की। वो उसे मज़ीद छेड़ने लगा। वो मचल गई। मुराद, यार तुमसे दूर रहकर मुझे कहाँ सुकून मिलता है। आदत हो गई है तुम्हारी। 24 घंटे में एक बार तुम्हें ना देखूं तो चिड़चिड़ापन लग जाता है। उसकी बात पे आयशे ने सर उठाया। बस 24 घंटे में एक बार? उसका हसार तोड़ के वो कमर पे हाथ रखे शौकी नज़रों से घूर के बोली। तो और क्या, और भी काम है। तुम्हें सोचता रहा तो फिर सरकार छुट्टी देकर मुझे घर बैठा देगी, फिर 24 घंटे तुम्हारी शक्ल देखते रहूँगा। वो वापस अलमारी की तरफ मुड़ गया। आयशे ने दांत कुचकिचाए। जाए, चले जाए, और मैं कोई आपके इंतज़ार में दीवानी थोड़ी हो जाऊंगी। बस मुझे कराची देखने का शौक था, पर और कोई बात नहीं, नरूठेपन से कहकर वो जाने लगी। रुमाइजा और सफ़ीर के निकाह के 2 दिन बाद की सवात की टिकट्स बुक करवा चुका हूँ। वहाँ हनीमून पे चलेंगे ना, और बेफिक्र रहो, पाकिस्तान तो क्या, जो पूरी दुनिया अपने साथ घुमाऊंगा। उसकी पुश्त को देखकर मुराद ने कहा और कपड़े निकालकर बाहर कमरे में आ गया। आयशे सुरख सी हो गई और उसे घूरे गई। दुपट्टा उठा के कमरे से बाहर निकल गई। मुराद आज रात की ही फ्लाइट से 4 दिन के लिए कराची जा रहा था और आयशे ने उसे सख्ती से तलकीन कर दी थी कि रुमाइजा के निकाह से पहले वापस लाहौर में होना चाहिए। मुराद को गए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। सफ़ीर पिछली रात को वापस आ गया था। वो देर रात को घर लौटा था। बतूल और गजनफर को जगाना मुनासिब नहीं समझा। रुमाइजा से मिलकर फ्रेश होने के लिए रूम में चला गया। फ्रेश होके आया तो रुमाइजा लाउंज में मूवी देख रही थी। वो उसी के पास बैठ गया। हैंड कैरी खोल के उसने एक पेंटिंग निकाल कर रुमाइजा के सामने की।
आप ले आए, थैंक यू सो मच। पेंटिंग हाथ में लेके वो देखने लगी। ये किसी खूबसूरत सी औरत की पेंटिंग थी। वो मबहूत होकर देखे गई, आंखों में सताइश वाजिया थी। उसे पलट कर दूसरी तरफ से देखो। उसके चेहरे की रमक देखकर सफ़ीर ने मुस्कुरा कर कहा। रुमाइज़ा ने नासमझी से पेंटिंग को घुमाया। उसका मुंह हैरानी से खुल गया। अब पेंटिंग में किसी मर्द का चेहरा बना था, खूबसूरत। उसने मशकूरियत से उसे देखा। मेरा स्केच मुकम्मल कर लिया? सफ़ीर ने गर्म जोशी से पूछा। रूमा की शक्ल उतर गई। नहीं बनाया क्या? क्यों यार, बना लिया, पर सुबह दिखाऊंगी। उसके उड़े चेहरे पे खुफकी के फैलते रंग देखकर रुमाइजा ने हंस कर कहा। उसे पुरसकून देखा तो सफ़ीर को तसल्ली हुई। 3 दिन बाद निकाह है, तुम खुश हो ना? सफ़ीर ने आबरू उचका कर आहिस्ता से पूछा। वो सोच में चली गई। सफ़ीर को मुंतज़िर पाया तो सर हिला दिया। मुझे इस खूबसूरत सी लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, बस। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें तमाम खुशियां दे सकूं जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती है। उसके चेहरे का जायजा लेकर बोला। रुमाइजा ज़बरदस्ती मुस्कुराई, नज़रें स्क्रीन पे मरकूज कर ली। दिल उसे झंझोर रहा था, पर उसने दिल की ख्वाहिश को अंदर दबा लिया। उसका एक फैसला कितनों के दिल तोड़ देता, वो सोच कर डरती थी। सफ़ीर थका हुआ लौटा था, वापस अपने कमरे में चला गया। रुमाइजा में हिम्मत ही नहीं बची थी मेरान की हकीकत उसे बताने की। वो खुद एक गिल्ट का शिकार थी, कोई आम गिल्ट नहीं था ये। उसका सुख चैन उड़ चुका था। सबके सामने हंसते मुस्कुराते नॉर्मल रह रहकर वो थक चुकी थी। सफ़ीर को सब बड़े पापा ही बता देंगे। उसने ये सोचकर खुद को रिलैक्स किया और मूवी देखने की कोशिश करने लगी, पर अब उसका सारा ध्यान आगे की ज़िंदगी सोचने में लग चुका था। एलसीडी बंद करके वो सोने के लिए कमरे में चली गई। नींद ने कौन सा जल्दी मेहरबान हो जाना था। पेपर्स के दौरान वो वैसे ही जाग रही थी। फिर मेरान की सच्चाई मालूम होने के बाद तो रातों की नींद उड़ गई थी। पछतावा और गिल्ट ही बस रह गया था। वो सुबह उठी तो नाश्ते के बाद तैयार होने लगी। उसने सफ़ीर की वापसी का बतूल को बता दिया था, पर वो अब तक सो रहा था तो किसी ने जगाया नहीं। उसे शॉपिंग पे आयशा के साथ जाना था। आयशा ने रात ही मैसेज किया था। रुमाइजा ने अंगूरी रंग की प्रिंटेड घुटनों तक की फ्रॉक के साथ अंगूरी ही पाजामा पहना था। मास्क उठा के मुंह पर लगा लिया। दुपट्टे को शानों पे फैलाकर लंबी चेन वाला बैग शाने पे लटकाकर पैरों में स्लीपर अड़स के बाहर निकल गई। मोबाइल और कुछ पैसे उसने बैग में रख लिए थे। 11 बज चुके थे। आयशा का कहना था इस वक्त रश कम होता है और जिस दुकान में उसे जाना था वो 11 बजे तक खुल जाती है। ड्राइवर के साथ 11:15 तक आयशा उसे लेने आ गई थी। बतूल को आगाह करके वो बाहर आ गई। गार्ड बाबा ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। आयशा गाड़ी का शीशा उतार के मुस्कुरा के रुमाइजा को आते हुए देख रही थी। उसके पास आते ही आयशा ने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया। रुमाइजा के बैठने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कराची से मुराद का फ़ोन आया हुआ था। अरबाज तमीर लाउंज में ही थे। नेमल ने तबीयत में बोझलपन की वजह से छुट्टी ली थी। वो अरबाज के तासुरात देख रही थी जो मुराद की फ़ोन कॉल के बाद बदल चुके थे। उनके चेहरे पे थोड़ी परेशानी झलक रही थी। बाबा क्या हुआ, क्या कह रहे थे भाई? आयशा घर में है ना? उन्होंने फ़ौरन उसकी मौजूदगी का पूछा। नहीं, वो ज़रूरी काम से रुमाइजा को साथ लेकर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ज़रपाश लाउंज में दाखिल होते हुए बोली। अच्छा, आ जाए तो उसे फिर घर से बाहर अकेले हरगिज़ नहीं निकलने दीजिएगा। अरबाज साहिब क्या बात है? ज़रपाश ने चौंक कर पूछा। उन्हें अंदेशा हुआ था कि अरबाज कुछ छुपा रहे हैं। मुराद का फ़ोन आया था। उसने कहा है कि आयशा को घर में रखिएगा जब तक वो नहीं आ जाता। आयशा की पहले जिससे शादी हो रही थी वो अरगन नामी शख्स जिसे मुराद ने अरेस्ट किया था वो 2 दिन पहले जेल से भाग गया है। पुलिस उसकी तलाश में है। वो आधा पागल इंसान है, कुछ भी करे, इसलिए हमें एहतियाती तदाबीर खुद लेनी चाहिए। अरबाज ने आराम से उन्हें बताया। अल्लाह, मुझे पता होता तो मैं अकेले जाने भी नहीं देती। अरबाज ज़रपाश परेशान सी हो गई। मॉम रिलैक्स, इतने बड़े शहर में वो भाभी को ढूंढ थोड़ी सकेगा। 1-1.5 घंटे तक वो आ जाएंगी। नेमल ने उठ के उनके शाने पे बाजू फैलाकर इत्मीनान दिलाते हुए कहा। वाह भाई आयश, तुम तो फुल बीवी बन गई हो। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुराद भाई की बर्थडे के लिए इतना एहतमाम करोगी। रुमाइजा तारीफ के साथ उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली। आयशा ने
फ़ोटो फ्रेम्स बनवाए थे और उसमें इन दोनों के निकाह की और वलीमे की कुछ तस्वीर फ्रेम थी। उनके घूमने फिरने वाले दिनों में मुराद की सालगिरह का दिन पड़ रहा था। वो फ्रेम्स का सेट अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। इस बारे में नेमल और रुमाइज़ा के अलावा उसने किसी को खबर नहीं दी थी। हाँ, तीसरी अनोश थी जिसके साथ वो ऑर्डर बनवाने के लिए गई थी। कह तो सही रही हो, मुझे लगता है मैं बदल गई हूँ। मैं अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूँ, उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे शोहर से नवाज दिया। वो गाड़ी में बैठकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। अल्लाह तुम्हारी खुशियाँ सलामत रखे, आमीन। रुमाइज़ा ने दिल से दुआ दी। तुम्हें भी खुशियाँ दे जो तुम डिज़र्व करती हो, आयशा ने थोड़ा जोर देकर कहा। वो उसकी बात का मतलब समझ गई थी। खामोशी से खिड़की के दूसरे पार देखने लगी। शॉप से कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर उतर के बाहर निकला। ये सन्नाटेदार जगह थी। काफ़ी देर में गाड़ियों का गुजर हो रहा था। मैडम, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। मेरे पास ख़त्म हो गया है, मैं आगे से भर के लाता हूँ, आप बाहर मत निकलिएगा। वो तंबीहा करके बोतल गाड़ी से निकाल कर आगे बढ़ गया। इन दोनों ने कोफत से सर पटका। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनकी गाड़ी के गिर्द कुछ मोटर बाइक सवार और एक गाड़ी आन रुकी। आयशा घबरा कर रुमाइज़ा के करीब हो गई। किसी ने बाइक से उतर के शीशा बजाया। रुमाइज़ा की छठी हिस्स ने तेजी से काम किया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। वो सारे बाइक सवार उतर गए। ए लड़की, बाहर निकल। वो आदमी बाहर से चलाया। वो रुमाइज़ा से नहीं, आयशा से मुखातिब था। आयशा ने खौफ व हरास निगाहों से बाहर देखा। रुमाइज़ा ने उसे बाजुओं से थाम लिया। आयशा, घबराओ मत, रुको, मैं फ़ोन करती हूँ घर पे। आयशा को संभाल कर रुमाइज़ा ने बैग से जैसे ही फ़ोन निकाला, उसके पार का शीशा किसी ने डंडा मार के तोड़ दिया। वो चीख के पीछे हटी। बाहर मौजूद शख्स ने जारहाना अंदाज में उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन झपट के जेब में रखा और गाड़ी का दरवाज़ा खुली खुली खिड़की से खोलकर रुमाइज़ा को बाहर खींचा। वो टूटी डाली की तरह हवास बख्ता खींचती चली गई। आयशा चलाई। अरे छोड़ो उसे। आयशा बौखलाती हुई उसके पीछे ही बाहर निकली। किसी ने उसे बाजू से गिरफ्त में लिया। आयशा की तो बोलती बंद हो गई। हाउ द हेल आर यू? छोड़ दो वरना मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं, रुमाइज़ा ने गरा कर धमकी दी। इन दोनों की समझ से बाहर था कि ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। उस शख्स ने रुमाइज़ा की कमर में हाथ डालकर जब जकड़ा तो वो बिलबुला उठी। आंखें गुस्से से फैल गई। ये तीसरी बार उसके साथ हो रहा था। जो गुंडे उसके रास्ते में आ गए थे, पर ये मेरान के लोग तो नहीं थे ना ही हो सकते थे। फिर ये कौन थे? और ना ही अब मेरान आके उसे बचाने वाला था। रुमाइज़ा ने ज़ोर से कोहनी उसके बाजू पे मारी और खुद को छुड़ाया, पर किसी दूसरे गुंडे ने उसे पकड़ लिया। मैडम जी, इतनी मेहनत ना करो, आज कोई नहीं बचा सकता, खासकर तुम्हें मिसेस मुराद दमीर। इन गुंडों के दरमियान से एक शख्स सर पे से हेलमेट उतार के आयशा की तरफ बढ़ा। अर्गन? आयशा की रूह कांप गई। आखिर ये शख्स क्या चाहता था? बदला? रुमाइज़ा सारा माजरा समझ गई। उसके अंदर की नीच जाग गई थी। लात उल्टी घुमाकर उसने खुद को आज़ाद किया और अर्गन की तरफ लपकी। यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? रुमाइज़ा उस पर झपटने वाले अंदाज में उसका गला दबोच कर गराई। आयशा की टांगें कांप रही थी और वो हैरत से रुमाइज़ा की हिम्मत को देख रही थी। छोड़ो मुझे। अकबर ने अपना गला छुड़ा के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। रुमाइज़ा का तो दिमाग घूम गया। उसने आगे बढ़ के जुनून से उसके मुंह पे थूक दिया। अकबर ने नफरत से उसे देखा। आयशा बेहोश होने को आई। पीछे से लड़कों ने उसे घेरा था। उसने पूरी कुव्वत से हाथ पैर चलाकर खुद छुड़ाया। एक की कोहनी पे लात मारी तो दूसरे की पीठ पर। अकबर एक तरफ होकर तमाशा देखने लगा। आयशा, किक्ड हिम, रुमाइज़ा ने चला कर कहा, पर आयशा के तो ओसान खता हो रहे थे। रुमाइज़ा ने पत्थर उठा के उसके पीछे खड़े शख्स के सर पे दे मारा। आयशा ने आंखें मीच ली। निशाना चूक जरूर गया था, सर की बजाय कंधा जख्मी कर गया। आयशा उस गुंडे की गिरफ्त से जैसे ही आज़ाद हुई, लड़खड़ा के रूमा की तरफ लपकी। रुमाइज़ा अकेली इन गुंडों का सामना कर रही थी और वो खुद भी जख्मी हो चुकी थी। 3-4 गुंडे थे वो जो उसे बख्शने को राजी नहीं थे। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आयशा हकलाते हुए अकबर से मुखातिब हुई। वो तमस्खर से हंसा और उसके पास चला आया। आयशा सहम कर पीछे हुई। तुम्हारे शोहर को क्या लगा मुझे जेल भिजवा कर और तुमसे शादी करके तुम्हें तहफ्फुज़ दे देगा? वो हंस रहा था।
कड़वी हंसी। मुराद तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो फनकारी, पर उससे पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डार्लिंग। अर्गन ने झटके से उसकी कलाई थाम के उसे अपनी जानिब खींचा। रुमा हेल्प मी, आयशे चीखी। रुमाइजा की सांस चढ़ गई। इन दो गुंडों ने उसे सख्ती से अपने शिकंजे में दबोच लिया था। एक कमीने इंसान, छोड़ दो उसे वरना। रुमाइजा अपना वजूद छुड़ाने की जिस्त में लगी चलाई। अर्गन का कहका बुलंद हुआ। उसने दिल फरेबी से उसे देखा, फिर आयशे को। खूबसूरत तो तुम्हारी दोस्त भी बहुत है, तो एक काम करते हैं, इसे भी साथ ही ले चलते हैं, वो खबासत से बोला। आयशे का दिल दहल गया। बहुत गलत कर रहे हो, जब पकड़े जाओगे ना तो तुम्हें मुराद भाई छोड़ेंगे नहीं। रुमाइजा की आवाज़ डगमगाई थी, फिर भी लहजा मजबूत रखा। वो डरती नहीं, अगले को डरा कर रखने वालों में से थी कि अगले पे उसका रोब हो। अर्गन उसकी दिल फरेब आवाज़ पे झूमने लगा। खड़ा लहजा जैसे कोई अंग्रेज़ बड़ी शाइस्ता उर्दू बोल रहा हो। रुमाइजा की आवाज़ और लहजा ही अगले को राग़ब करने के लिए काफ़ी होता था। वो घर से बाहर तो बहुत संभल संभल के बोला करती थी, खबीस इंसान, मुंह नोच लूँगी तुम्हारा, छोड़ो आयशे को। वो मचल रही थी। अर्गन की आयशे की कलाई पे सख्त गिरफ्त थी। उसके आंसू बह निकले। आयशे कुछ तो करो, वो इशारतन उसे कहना चाहती थी। उसके हाथ पे दांत गाड़ के खुद को छुड़ा ले। आयशे तो हवास ही खो रही थी। रुमाइजा को शदीद गुस्सा चढ़ा। शिद्दत से मेरान का ख्याल आया था, काश वो फिर इस बार कहीं से आ जाता और उन्हें बचा लेता, पर अब वो उसकी हिफाजत में कहाँ थी, उसकी अमानत थोड़ी थी। गाड़ी में डालो इसे, अड्डे पे पहुंच के बताता हूँ इसे, तो मैं बहुत ज़बान चलती है इसकी। अर्गन ने आयशे को खींच कर गाड़ी में डाला और अपने साथियों को रुमाइजा की जानिब इशारा करते बोला। वो काबू से बाहर थी तो एक ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चेहरे पे कपड़ा डालकर हाथ बांध के गाड़ी में बिठा दिया। आयशे बुखला गई। वो अर्गन से इल्तिजाएं करती रह गई। गाड़ी सड़क पे दौड़ा दी। इन दोनों का दिल बंद होने लगा। अल्लाह जी बचा ले हमें, मुराद कहाँ हैं आप? बेबसी से आयशे की आंखों से सुनामी बह निकला। ड्राइवर जब वापस आया तो गाड़ी की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया और इन दोनों को गायब देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैम साहिब, वो आसपास जाकर चलाया पर बेसूद कुछ ना मिला। उसने फौरन घबराहट के साथ अरबाज दमीर को कॉल मिलाई। अरबाज ड्राइवर के फ़ोन के बाद परेशानी से पुलिस स्टेशन के लिए निकले। सबसे पहले उन्होंने मुराद से राब्ता किया। डैड, आप डीएसपी के पास रिपोर्ट लिखवाएं, मैं उनसे बात करता हूं और आ रहा हूं मैं वापस। आयशे के गायब होने का सुनकर उसकी जान खुश्क हो गई। खून सा खोल रहा था और ऊपर से रुमाइजा भी उसके हत्थे लग गई थी। कॉल बंद करके उसने डीएसपी साहिब को सारी खबर दी। उन्होंने उसे तसल्ली दी थी कि लोग उसे ढूंढ ही रहे हैं, वो ज़रूर मिल जाएगा। जरपाश ने सफ़ीर को भी आगाह कर दिया। वो खुद गजनफर के साथ उल्टे पैर पुलिस स्टेशन गया था और उसके बाद खुद रुमाइजा की तलाश में निकल गया। इन दोनों के अगवा होने से खुलबुली सी मच गई थी। पुलिस अर्गन के पनाह किए अड्डों की तलाश में थी, पर वो पता नहीं कौन से बिल में जा घुसा था। अन्नम को भी जरपाश ने आगाह कर दिया। ये बात छुपाना गलत था। वो आयशे की जानिब से बहुत परेशान हो गई। इस अर्गन को खुद खूब बददुआएं दे रही थी और अपनी बेटी और रुमाइजा के तहफ़्फ़ुज़ की अल्लाह से दुआ करने लगी। नेमल ने अनोश के पास मैसेज छोड़ दिया था जो शिनवारी हाउस ही पहुंच गई। बतूल और गजनफर परेशानी से दोहरे हो रहे थे। ना जाने वो बदमाश बच्चियों को कहाँ ले गया होगा। गजनफर साहिब, 2 घंटे हो गए, पुलिस ने कुछ पता नहीं किया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अनोश ने बतूल को बमुश्किल संभाला था। उन्हें पानी पिलाकर वो बाहर लॉन में आ गई। काफ़ी देर सोचती रही कि क्या करे, किससे मदद ले। कौन था जो उसकी दोस्तों को वापस लाने में मदद कर सकता था। दिमाग ने मेरान के नाम की घंटी बजाई थी। उसने फट नेमल से उसका नंबर मांगा और कॉल मिला दी। वो बहुत परेशानी से बौखलाई हुई थी। मुराद यहाँ था नहीं जो उसे कुछ तसल्ली होती। पुलिस पता नहीं कब इन दोनों को ढूंढती। उसने मजीद इंतज़ार नहीं किया। बेल जा रही थी। वो मुसलसल पैर हिला रही थी। मेरान मीटिंग से फारिग हुआ था। ब्लूटूथ एयरपीस उसने कान में लगाया हुआ था।
डॉक्टर वहाब बाबा की रिपोर्ट्स में कुछ बेहतरी आई? वो ऑफिस लॉबी से निकलकर रिसेप्शन के पास से गुजरता बाहर की तरफ जा रहा था। अच्छा, मैं फिजियोथेरापिस्ट चेंज करना चाहता हूँ। मेरा दिल इस हवाले से मुतमिन नहीं हो रहा। आप कोई अच्छा और काबिल फिजियोथेरापिस्ट सजेस्ट कर दें। डॉक्टर वहाब का जवाब सुनकर आस्तीन कोहनी तक फोल्ड करते हुए वो बोला। चलते चलते वो पार्किंग में गाड़ी तक आ गया था। चंद मिनट के वक्फे के बाद डॉक्टर वहाब की बात सुनकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हाँ कहो अब्दुल, बात हुई तुम्हारी आर्किटेक्चर से? एयरपीस कान पे दुरुस्त करते नीले आसमान की जानिब निगाह उठाकर मेरा ने पूछा। वो अपनी माँ गुल के नाम से फलाही हस्पताल बनवाने जा रहा था, जहाँ मरीजों को मुफ्त इलाज का रिलीफ मिलता, खासकर कैंसर के मरीजों के लिए। वो ये हस्पताल बनवाने लगा था और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। मुकाबिल अब्दुल ने उसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। मेरा ने सर हिला के आंखों में चश्मा चढ़ा लिया। हाँ, तुम ये मामला डील कर लेना। अगर कोई मसला पेश आए तो बताना, फिर मैं खुद देख लूँगा। बात ख़त्म करते हुए उसने एयरपीस कान से हटा दिया। वो गाड़ी में बैठने लगा था कि अजीज़ ने दरवाज़ा खोलते हुए फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया। मेरान ने सीधा कान से लगा लिया। चौथी बेल पे कॉल रिसीव होते ही अनोश की दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुकाबिल ने सरसरी सा सवाल किया। मम, मैं अनोश बात कर रही हूँ, रुमाइज़ा की दोस्त। आप मेरान जा ही है ना? एक बार उसने कन्फर्म करना चाहा। कोई लड़की थी? उसकी बौखलाहट भांप कर मेरान ठिठक गया। वो उसे पहचान गया था। हाँ, मैं मेरान जा हूँ। वो गाड़ी में बैठ गया। भूमें सिमट कर माथे के दरमियान में आ गई। अजीज़ ने अपनी ड्राइविंग सीट संभाली। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो आयशे और रुमाइज़ा को अरगन नामी शख्स ने अगवा कर लिया है। मुराद भाई कराची गए हुए हैं, सब उनको ढूंढ रहे हैं, पर कुछ पता नहीं चल रहा। आप प्लीज़ मदद कर दें। अनोश आवाज़ रंध सी गई। आंसू बह निकले। हलक में गुठली उभर आई। मेरान ने हैरत से फ़ोन को देखा। क्या हुआ है, तफसील से बताओ। कितनी देर हो गई इस वाक़े को? उसने बेचैनी से पूछा। अनोश ने सारी रुदाद गोश गुजार कर दी। परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो दोनों सही सलामत मिल जाएंगी। मेरान ने उसे तसल्ली देकर फ़ोन काट दिया। क्या हुआ साईं? तुम्हारी मैडम आलमी रिकॉर्ड बना रही हैं अगवा होने का। मेरान ने बटन लूज करके बामुश्किल सांस ली। क्या? अजीज़ के सर से उसकी बात गुजरी। रुमाइज़ा और आयशे अगवा हो गई हैं, भारी दिल से उसने बताया। अजीज़ ने बड़ी आंखों से बैक मिरर के पार उसे देखा। मेरान के चेहरे पे खून वाजिया छलक रहा था। लोकेशन ट्रेस करो और मैं जहाँ का एड्रेस बता रहा हूँ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। वो गुस्से में पागल हो रहा था। रुमाइज़ा को पहले भी खो चुका था, पर उसके आंचल पे एक भी तकलीफ उसे बर्दाश्त कहाँ थी। सख्ती से उसने जबड़े भींच के मुट्ठी घुटने पे मारी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अरगन, अगर तुमने इन दोनों को तकलीफ पहुंचाई। इश्तियाल पे जबर करते उसने लब पेवस्त कर लिए। आयशे मुसलसल फिरफिरा रही थी। एक गुंडे ने रुमाइज़ा के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। उसने मीच कर आंखें खोली। कोई खाक होती फैक्ट्री लग रही थी, जिसके बीचों बीच इन दोनों को लाकर फेंक दिया गया था। वो गुंडा वहां से चला गया। वो दोनों अकेली थी। रुमा, तुम ठीक हो? आयशे के भी हाथ बांध दिए गए थे। रुमा ने मुंह में कपड़ा ठोंसा होने के बायस सर हिलाया। रुमाइज़ा खूब हिलजुल कर कमर के पीछे बांधे गए रस्सियों से हाथ निकालने की जुस्तजू में लगी थी। मेरी वजह से तुम भी इस हाल को पहुंच गई। आई एम सो सॉरी, आयशे रोते हुए बोली। रुमाइज़ा ने गुस्से से उसे देखकर इर्द गिर्द देखा। फासले पे एक ब्लेड पड़ा था। उसने सोचकर अपना वजूद उसके पास घसीटा और खुद को थोड़ा सा घुमाकर ब्लेड उंगलियों में दबोच लिया और वापस जगह पे आ गई। टांगों की मदद से वो मुंह से कपड़ा निकालने में कामयाब हो गई। बस एक बार खुल जाए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। रोना धोना प्लीज़ बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हें रोते देखकर। उसने खामोशी से दबी दबी सरगोशी की। आयशे को जहाँ उसकी पहली कुछ तसल्ली हुई, आगे की डांट सुनकर उसने सहमे हुए बच्चे की तरह सिर हिलाया। रुमाइज़ा ब्लेड की मदद से रस्सी काट रही थी। 10 मिनट बाद वो रस्सी काटने में कामयाब हो गई। जल्दी से रस्सी दूर फेंककर आयशे की तरफ बढ़ी और उसके हाथों से रस्सी खोलनी शुरू कर दी। अचानक गन फायर हुआ तो वो दोनों ही सहम कर उछल गई। हाँ, कर लो कोशिश भागने की, पर मेरी इजाज़त के बगैर तुम एक कदम बाहर तक नहीं निकाल सकती हो, जाना। अरगन अपनी मनहूस शक्ल के लिए नाजल हो गया था। गन उसने पैंट में टका ली। रुमाइज़ा ने उसे अकेले पाया तो लकड़ी का तख्ता उठाकर उसके सर पर मार दिया और आयशे को लेकर भागने लगी। वो पीछे बुलबुला उठा था। उसे रोको, वो चिल्लाया।
उसके आदमी न जाने कहाँ से निकल आए और इन दोनों लड़कियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। रुमाइजा रुकी नहीं, आगे बढ़ के एक को धक्का दिया। वो वापस उलझ बैठी थी। जितना हो सका उसने दाव पेच मारे थे, पर बदले में उसे कई जख्म मिल चुके थे। आयशे बार बार चिल्ला रही थी। अर्गन थोड़ा संभला तो तैश के आलम में आयशे की जानब लपका। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आयशे को उसकी उंगलियां जिस्म में धनसती हुई महसूस हुई। आयशे पंचहीम। रुमाइजा अर्गन को उसके करीब देखकर इश्तिहार से दौड़ी, पर आयशे में हिम्मत नहीं हो सकी। आयशे, खुदा के लिए कुछ करो, उठा के मारो। रुमाइजा ने नीचे पड़े ब्लेड की तरफ आंखों से इशारा किया। अर्गन ने जानकर गिरफ्त ढीली छोड़ दी। आयशे ने जल्दी से उठाकर ब्लेड अर्गन के गले पर घोंपना चाहा। उसने आयशे का हाथ मरोड़ के पीछे कर दिया। दे दी ना मेरे अंदर के हिवान को हवा, कौन बचाएगा तुम्हें अब, एएसपी की बीवी। अर्गन खब्बासत भरी निगाह आयशे के जिस्म पे डालकर उसे खींचता हुआ अंदर की तरफ ले जाने लगा। उसके बाद तुम्हारी बारी, आज तो जलसा होगा, उसका मुकरू गलीस कहका फैक्ट्री में गूंजा। आयशे रोते पीटते हुए खुद को छुड़ाने की सही करती गई। आयशे को तड़पते गिड़गिड़ाते और अर्गन के साथ जबरदस्ती ले जाने पे रुमाइजा की रूह फना होने लगी। अर्गन, आयशे को छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। रुमाइजा दम बखुद सी हिज़ियानी सी कैफियत में चलाई और इन गुंडों पे झपट पड़ी। आंसुओं से मतवातर चेहरा था। वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। उसने एक गुंडे के सीने पे जोर से लात मारी। पीछे से दूसरे ने उसे बालों से घसीटकर काबू में किया। रुमाइजा बुरी तरह दर्द की शिद्दत से चीखी, आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा। अल्लाह ताला प्लीज सेव अस। आंसू लड़ी की सूरत में उसकी आंखों से बह गए। अब वो सिर्फ 4-5 नहीं थे, गुंडे काफ़ी सारे थे और शायद फैक्ट्री में और दूसरी जगहों पर भी मौजूद थे और बाहर भी पहरेदार थे। रुमाइजा ने बाल छुड़ाने के लिए सर पे अपना हाथ भी रखा। अश्क बह रहे थे। वो बस रब को पुकार रही थी कि उन्हें बचा ले। अंदर से आयशे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसका जिस्म सर्द कर गई। मेरे पास मत आओ, जाने दो मुझे। आयशे को पता नहीं था उसका दुपट्टा आखिर कहाँ गिर चुका था। वो दीवार में धनसते हुए अपनी इज्जत की खातिर चला रही थी। अर्गन गलीज नजरें उसके सर पे डालकर कुर्सी पैर से टकराकर उसके करीब चला आया। अल्लाह मेरी इज्जत पमाल होने से बचा ले। मुझ में फिर इस अजियत से गुजरने की हिम्मत नहीं है। मुराद मुझे आकर ले जाए, मैं मर जाऊंगी। अपनी आयशे को बचाने आ जाए मुराद। वो शिद्दत से दिल में उसे याद करने लगी। अर्गन ने आके उसके कंधे पे हाथ रखा। आयशे ने सख्ती से आंखें मीच ली और अल्लाह को पुकारती गई। आयशे की आवाज़ बंद होने पर रुमाइजा पे सख्ता तारी हुआ। उसने बालों की परवाह किए बगैर एक जिस्त में उस गुंडे को लात मारी कि वो तड़प के पीछे हटा। एक हटता तो दूसरा मुकरू मुस्कुराहट के साथ उसके सामने आ जाता, जैसे उसके साथ वो लोग खेल रहे हों। अचानक ही बाहर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। अंदर गुंडों के दरमियान गोलियों की आवाज़ पे खुलबुली मच गई। वो सारे अलर्ट हो गए और रुमाइजा का मुंह दबोच कर उस पे हाथ रख दिया। अंदर सकूत सा छाया हुआ था। रुमाइजा की सांसें मध्यम पड़ती गई। वो निढाल हो गई थी। गाड़ियों के तेज़ी से रुकने और पहियों के बुरी तरह चिड़चिड़ाने की आवाज़ पे उसका दिल लर्ज़ कर रह गया। कुछ लोग गाड़ियों से उतर के अंदर की तरफ बढ़े थे। किसी को मत छोड़ना, जिस्म से जान निकाल लेना। मेरान ने गाड़ी से उतर के धारते हुए हुक्म दिया। उसकी पूरी फौज बंदूक हथियारों से लेस बाहर के गुंडों को निशाना बनाने के बाद अंदर घुसी थी। धार की आवाज़ पे दरवाज़ा खुला। सिक्योरिटी के लोग फायरिंग करते हुए अंदर घुसे। रुमाइजा की आंखें फैल गई। अंदर मौजूद गुंडों ने भी बंदूक निकाल कर फायर खोल दिया। उसके इर्द गिर्द तो बस गोलियां चलने की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लाशें सीधा ज़मीन बोस होता देखकर उसकी रूह फना हुई। रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना आप आज़ाद करवाया और भागने की जिस्त में गुंडे के पास से निकलकर पिलर की ओर से बाहर निकली थी कि पीछे किसी ने लकड़ी का दस्ता खींचकर उसके कंधे पे मार दिया। वो इस हमले के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। खुद को संभाल न सकी और मुंह के बल सीधा आगे को गिरने वाली हो गई। ऐन वक्त किसी का सहारा उसे मिला था। उसने उस शख्स का बाजू सख्ती से थाम लिया। दर्द की शिद्दत कंधे में भरने लगी। आंखें मीचकर सिसकी के साथ उसने सर उसके कंधे पर रख दिया। वो साकिन रह गया। रुमाइजा ने आहिस्ता से सर उठाया तो आंखें सकता कर रह गई। रुमा मजीद मजबूती से उसका बाजू थाम कर करीब हो गई। उसकी आंखों में आंसू और जख्मी चेहरा देखकर
कर मेहरान अंगारों पे लौट गया। दिल की बेहंगम धड़कनों को संभाल कर रूमा को खुद से लगाकर उसने आहिस्ता से उसके बाल सहलाए। वो उसके कंधे पे सर रखे तेज तेज सांसें ले रही थी। दिल जैसे बाहर निकलने को आया था। ये सब हालात के ज़ेर हो रहा था। वो खुद पे जबर कर ही न सका। रुमाइज़ा की बिखरी हालत मेहरान से छुपी थोड़ी थी। वो उसे दूर खुद से कर ही नहीं पाया। उसकी धड़कनें रूमा ने करीब से सुनी थी। मेहरान के अंदर का उबलता लावा रुमाइज़ा की कुर्बत के एहसास से कुछ मध्यम पड़ा। मैम, मेहरान, आयशे को बचा लो प्लीज़, वो अंदर है अर्गन के, उसने रोते हुए इशारा किया। मेहरान के इशारे पे अजीज़ अंदर भागा। रूमा ने उससे फासला बनाया। वो उसके चेहरे को देखते गई, फरिश्ते की तरह। वो उसकी हिफाजत के लिए आन पहुंचता था। रुमाइज़ा के आंसुओं में रवानी आ गई। उसने अपने कंधे पे तकलीफ के बायस हाथ रख दिया। मेहरान का चेहरा रुमाइज़ा का चेहरे पे थप्पड़ के निशान और ज़रबों को देखकर धुआं धुआं हो गया। वो जबरे भींचकर उस गुंडे की तरफ बढ़ा और उसके मुंह पे मुक्के बरसा दिए। तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो बुरी तरह निढाल न हो गया। रुमाइज़ा हिचकियों के साथ उस बिफरे शेर को देख रही थी। किसी गुंडे ने गन से मेहरान का निशाना लिया। मेहरान, रुमाइज़ा जोर से चीखी। अल्लाह करे तुम भी मर जाओ मेहरान, तुम मर क्यों नहीं जाते? नफरत है मुझे तुमसे, खुशियों के कातिल हो तुम। अपने कहे जहर खंदा अल्फाज रुमाइज़ा के जहन में घूमने लगे। नहीं, वो नहीं मर सकता था। वो उसे उसके लफ्ज़ों ने झंझोर डाला। मेहरान उसकी चीख सुनकर जब तक पलटा तो गोली चल गई थी। उसने बेयकीनी से रुमाइज़ा को देखा। उसके हाथ में गन थी और वो बदहवास सी खड़ी थी। रूमा ने नीचे पड़ी किसी गुंडे की गन उठाकर दूसरे शख्स के हाथ की तरफ फायर कर दिया था। मेहरान ने मामला समझा। रुमाइज़ा ने करंट खाकर गन नीचे फेंक दी। मेहरान कदरे हैरानी से उसे देखे गया। रुमाइज़ा ने उसकी जान बचाई थी। अपने ख्यालात को झटका और इर्द गिर्द गोलियों की बौछार कम हो गई। मेहरान की सिक्योरिटी ने हालात पे काबू पा लिया था। वो सब गुंडे जख्मी हो चुके थे। लग रहा था अर्गन ने पूरी गुंडों की फौज जमा कर रखी हो। मेहरान ने रुमाइज़ा की तरफ भर के उसका दुपट्टे के बगैर वजूद पे अपने गले में मौजूद चादर उतार के खोल के उसके शानों के गिर्द फैला दी। रुमाइज़ा की आंखों से मन भर आंसू बह निकले। चादर के कोने उसने मुट्ठी में जकड़ लिए। मेहरान नजरें जमाए उसे देखता रहा। आयशे के पास जाने के लिए कदम उठाने लगी तो उसके पैर लड़खड़ाए। मेहरान ने पीछे से उसके हाथ थाम लिए। मेहरान के हाथों की गरमाइश उसके अंदर उतरी थी। कहने को बहुत कुछ था पर वो कह नहीं सकी। उससे नज़रें नहीं मिला सकी। माफ़ी मांगनी थी, नहीं मांग सकी। मेहरान उसके बदले हुए रवैये पे बड़ा हैरान था। उसने आज झटका नहीं, दूर नहीं हुई, बल्कि उसके करीब खुद को महफूज समझ रही थी। उसको कहाँ मालूम था वो सच पे यकीन कर चुकी है। मेहरान ने निगाहें हटा ली। वो मजीद उसे देखता तो दूर जाना मुश्किल हो जाता। पुलिस के सायरन की आवाज़ बाहर गूंजी। जब सब हो गया मियाँ जी, आप अब आ रहे हैं। अब्दुल ने गन पीछे करते हुए माहौल की संजीदगी कम करते हुए मज़ाहिया तौर पे कहा। पुलिस के साथ सफ़ीर भी अंदर भरा था। पहले तो वो मंजर देखकर परेशान हुआ। गुंडों की बिछी लाशें बहुत कुछ सिग्नल्स दे रही थी। सफ़ीर रुमाइज़ा की पुश्त देखकर पास आया तो रुक सा गया। रुमाइज़ा का हाथ मेहरान के हाथ में था। उसने बहुत मजबूती से थामा हुआ था, जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो। बाहर के शोर से बेखबर अर्गन आयशे के चेहरे पे झुकने लगा था। पीछे किसी ने दरवाज़ा खोलकर गन का फायर खोल दिया था। अर्गन को अपने पैर पे गरम सुलगती राड घुसते हुए महसूस हुई तो वो फर्श पे तड़प के मारे गिर गया। आयशे चीख मार के इस दीवार से दूर हटी और खूब ही ज़ियानीपन से रोती चली गई। अजीज़ को देखकर उसकी सांस में सांस आई थी। अल्लाह ने उसे रुसवा होने से बचा लिया था। अजीज़ ने जाके अर्गन को बुरी तरह से पीट दिया। फिर उठ के आयशे के पास आया, चेहरा झुकाए रखा और अपना कोट उतार के उसकी तरफ बढ़ाया। आयशे ने खामोशी से गहरी सांसें लेते हुए कोट थाम कर खुद को उससे कवर कर लिया और अजीज़ के पीछे पीछे चल पड़ी। वो हिचकियों के साथ रोती हुई बाहर निकली थी। रब का शुक्र था जिसने उसको रुसवा होने से बचा लिया था।
باہر آئی تو عجیب سی سچویشن کا سامنا تھا۔ سفیر سامنے کھڑا تھا، میران اور رمائزہ ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا، صرف رمائزہ کی آنکھیں دیکھی جن میں الگ قسم کی آگ لگی تھی، عجیب سی شدت تھی۔ عائشہ دہل کے رہ گئی اور اپنی بدحواسی بھول بیٹھی۔ نظروں میں حسرت، محبت، پچھتاوا سب تھا۔ رمائزہ یک ٹک میران کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بار بھی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ سر میں ٹھیس سی اٹھی، اس کا سر میران کے بازو سے ٹکرایا۔ رمائزہ نے ٹکا دیا جیسے کسی پلر کا سہارا لیا ہو۔ وہ شدت برداشت نہیں کر پائی۔ اس کے بال بری طرح سے جو کھینچے گئے، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میران نے اس کے اقدام پہ منجمد رہ گیا۔ آہستہ سے رمائزہ نے سر اٹھایا، مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ بھیگا بھنور کہیں اسے ڈوبا ہی نہ لے جاتا۔ کیا خبر تھی تیری آنکھوں میں بھی دل ڈوبے گا؟ میں تو سمجھا تھا کہ پڑتے ہیں بھنور پانی میں۔ پھر عائشہ کو آتے دیکھ کر رمائزہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس کی طرف لپک کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے کندھے پہ خوب آنسو بہائے۔ عائشہ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے عائشہ کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ اسے آج بچی ہی لگی تھی جسے ہر چیز کی ہدایت کرنی پڑتی ہو۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی، اپنے حواس قابو میں کر ہی نہ سکی۔ میں ٹھیک ہوں، پر روما تمہیں بہت چوٹیں آئی ہیں۔ اللہ ارگن کو جہنم کے آخری کونے میں ڈالے، وہ نفرت سے کہتی رمائزہ کے پھٹے ہونٹ کو دیکھنے لگی۔ جب وہ پلٹی تو سفیر کو کھڑے پایا۔ شکر تم سلامت ہو۔ سب کی جان نکل رہی تھی۔ سفیر اس کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دیا۔ میران جو اسے دیکھ رہا تھا، نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ عائشہ نے میران کی طرف دیکھی تھی، اسے وحشت سی محسوس ہوئی، برا لگا تھا۔ وہ میران کی طرف قدم اٹھا کر پاس آئی۔ شکریہ، آپ نہیں آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس نے تشکر بھرے انداز میں کہا۔ پہلی بار وہ اچھے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ میران نے بامشکل مسکرا کر اس کا دل رکھا۔ وہ پھر رمائزہ کے پاس آ گئی۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ سفیر نے ڈی ایس پی سے مصافحہ کیا۔ رمائزہ کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ عائشہ تو ٹھیک تھی، پر رمائزہ کو کافی زخم آئے تھے۔ میران نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو نظر سفیر اور اس کے ہاتھ پہ گئی۔ وہی ٹھہر سی گئی۔ کمال طریقے سے اس نے دل کو سنبھالا جو اندر ہی اندر گویا رو رہا تھا۔ ماتم کا سما ہو گیا۔ رمائزہ نے پلٹ کر میران کو دیکھا۔ بیک وقت دونوں کی نگاہوں کا آپس میں تصادم ہوا۔ پھر سر جھکا کے بھاری دل سے سفیر کے ساتھ عائشہ کے ہم قدم فیکٹری سے باہر نکل گئی۔ لگ رہا تھا آج دل میران کے حوالے کر آئی ہے، کیونکہ اندر اب صرف ویرانی بچی تھی۔ میران نے چہرہ پھیڑ کے سرخ آنکھوں میں جمع ہوا پانی صاف کیا۔ میران صاحب، آپ کو کیسے اس کے ٹھکانے کا علم ہوا؟ ڈی ایس پی صاحب کو اچنبھا ہوا۔ عبدل اندر جا کے ارگن کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا لیفٹ ہینڈ بہت کام کا آدمی ہے۔ اس نے عزیز کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ ہوا یوں تھا کہ وہ ساری سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ چکے تھے، پر اسے ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ کمشنر تک سے میران نے رابطہ کیا۔ اسے ان سے معلوم ہوا کہ ارگن کسی فیکٹری میں چھپا ہے اور پولیس اسی کی تلاش میں ہے۔ عزیز لاہور کی ہر فیکٹری سے واقف تھا۔ اس کو فیکٹری کا پتہ لگانے میں دیر نہیں لگی اور بر وقت وہ وہاں پہنچ گیا۔ ڈی اے ایس پی سے الوداعی کلمات کہتا اپنے بال درست کر کے وہ فیکٹری سے باہر نکل آیا۔ سائیں، ماننا پڑے گا، میڈم نے آپ کو گولی لگنے سے بچایا ہے، عبدل نے قدرے حیرانی سے کہا تو عزیز کو بھی حیرت ہوئی۔ میران خاموشی سے بات نظر انداز کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جیسے کسی قسم کی کوئی بات اس حوالے سے کرنا ہی نہیں چاہتا ہو۔ آنکھوں میں سے سفیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ جا نہیں رہا تھا، یعنی اس نے ہر صورت سفیر کو چننا تھا۔ ضبط سے اس نے آنکھیں موند کر گردن پیچھے ٹکا لی۔ عزیز اور عبدل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عبدل نے ساؤنڈ سسٹم کھول دیا اور اس میں غزلیں لگا دی جو صحیح میں میران کی کیفیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ سفیر نے راستے میں ہی سب کو ان دونوں کے مل جانے کی خوشخبری سنا دی تھی اور وہ انہیں گھر ہی لا رہا تھا۔ عائشہ رمائزہ کے ساتھ پہلے شنواری ہاؤس ہی گئی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو انوش اور بطول ان دونوں سے لپٹ گئی۔ غضنفر نے بھی رب کا شکر ادا کیا۔ لاؤنج میں ہی سب بیٹھے تھے۔ انوش رمائزہ کے زخموں پہ کریم لگا رہی تھی، سر پہ خروچ آئی تھی۔ اس نے وہاں
सनी प्लास्टिक लगा दी। हाथों और पैरों पे कई जगह मजीद खरोचें आई थी। रुमाइज़ा, अगर तुम्हें बेहतर फील नहीं कर रही हो तो हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सफ़ीर मुतफक्कर सा उसके बराबर में बैठा हुआ बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, परेशानी की बात नहीं, बस सर और कंधा दुख रहा है, पेन किलर लेकर सो जाऊंगी तो बेहतर रहेगा। वो तमन्निया से बोली। उसका चेहरा बुझा बुझा महसूस हो रहा था। आयशा ने तो आकर सबको बता दिया था कि मेरान जान ने उन्हें ढूंढ लिया था। अनोश ने उसके कान में सरगोशी की थी कि उसने ही मेरान को तुम दोनों के गवाह होने की खबर पहुंचाई है। आयशा ने आंखें छोटी करके उसे देखा था। गजनफर और बतूल खामोश से हो गए। मुझे भी अगर रुमाइज़ा की तरफ लड़ना आता होता तो वो हमको उठाकर ले जा भी नहीं सकते थे। इतने अच्छे से ये मार धार करती है, मेरा तो कलेजा बाहर निकलने को था। आयशा ने रश्क भरी निगाहों से उसे देखा। मैं तुम दोनों को इसीलिए कहती थी सेल्फ डिफेंस लाजमी आना चाहिए, मुझसे ही सीख लो, पर तुम दोनों को तो लेक्चर देने से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो तपी हुई मालूम हुई थी। आयशा की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। बतूल ने रुमाइज़ा के जख्मी सर पे निगाह डाली, फिर कुछ सोचा। बेटा, परसों आपका निकाह है, अगर बेहतर फील नहीं कर रही हो तो हम तारीख आगे बढ़ा देंगे। बतूल के पूछने पे आयशा ने सांस खींचकर रुमाइज़ा को देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, निकाह मुकर्रर तारीख पर ही होगा, निकाह ही तो करना है, कौन सा जंग लड़नी है। रुमाइज़ा हल्के फुल्के अंदाज में बात संभाल कर बोली। महाज भी तय करना था और एक जंग खुद के अंदर भी छिड़ी थी और उसका सामना भी करना था। जैसे तुम खुश, अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। बतूल हदायत करती किचन में चली गई और गजनफर सफ़ीर को लेकर बाहर लॉन में आ गए। अब वो लोग वापस आ गई थी तो सबको सुकून सा हो गया था। दमीर फैमिली घर में आयशा की मुंतज़िर थी। आयशा के अम्मी बाबा भी वहाँ पहुँच चुके थे। वो तीनों लाउंज में अब अकेली थी। आयशा उसके पास आकर बैठ गई। रुमाइज़ा के चेहरे के बाल पीछे किए रुमाइज़ा गैर मरी नुक्ते को घूरने में मसरूफ़ थी। तुम अब भी निकाह करोगी सफ़ीर से? आयशा के अंदाज पे अनोश और रुमाइज़ा दोनों चौंक गई। क्या हो गया है आयशा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो और क्या कर रही हो? अनोश मेरान को देखकर जो उसकी आंखों में शिद्दत थी ना, वो कोई आम जाविया नहीं था। आयशा बरहमी से गोया हुई। अनोश ने अचंभे से रुमाइज़ा की निगाहों में देखा। मैं तुम्हें कल फ़ोन पे कह रही थी ना कि ये मोहब्बत करती है उससे। हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर उसने उस रात कई बार वाज़िया किया था कि उसे मेरान से मोहब्बत हो गई थी। अनोश भी दू बदू बोली। रूमा ने निचला लब दबाकर दोनों को नज़रअंदाज सा किया। रूमा, बहुत हो गया है, तुम इस रिश्ते से खुश हो भी कि नहीं, या मदर टेरेसा बन के कुर्बानी देने चली हो? देखो, झूठ मत बोलना, तुम्हें मेरान से मोहब्बत नहीं, तुम्हारा चेहरा हर चीज़ का जवाब दे रहा है। सच जानने के बाद आयशा का मेरान की जानिब से दिल साफ हो चुका था और अनोश को तो पहले ही शुबा था कि वो सच ही कह रहा है। वो मेरान की हमायत नहीं कर रही थी, वो बस रुमाइज़ा की खुशी चाहती थी। लड़कियों का निकाह होता है, वो बहुत खुश दिखाई देती हैं, और यहाँ तुम्हारे निकाह की बात पर तुम्हारे चेहरे की सारी रमक उड़ जाती है, एकदम मुरझा जाती हो। अनोश ने उसका बाजू दबोच कर कहा। तो क्या करूँ? हाँ, पीछे हट जाऊं, अपनी बात से मुकर जाऊं? सफ़ीर को कमिटमेंट की है कि निकाह करूंगी तो बस उन्हीं से करूंगी। ताई अम्मी कितनी खुश हैं, मेरे एक फ़ैसले से उनके दिल पर क्या असर होगा? और सफ़ीर, उनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती, और जो भी हुआ उन्होंने मेरी खातिर बहुत कुछ किया है। वो मुझे मेरी खुशी की खातिर अपनाना चाहते थे, अब पीछे हट कर उनका दिल भी तोड़ दूं? दबे दबे लहजे में उसने गुस्से से कहा। सबके दिल की परवाह है सवाए अपने। तुम क्या चाहती हो? उसे मारो गोली, बस सबका दिल रखती रहो। और मेरान ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैं उसकी आज हमायत कर रही हूँ क्योंकि आज सब अपनी आंखों से देख आई हूँ। मौका था तुम उनसे माफ़ी मांग लेती, सारे शिकवे ख़त्म हो जाते। वो शख्स तुम्हारे लिए इतनी तरफ रखता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुम्हारी हालत देखकर उनकी आंखों में जुनून उतरा हुआ था। तुम एक कदम बढ़ाती, वो 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा देते। आयशा के बदले तेवर पे रुमाइज़ा ने सर थाम लिया। तुम लोग मुझे उलझाओ मत, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, मैं मज़ीद किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी। सफ़ीर को नहीं देखा, बात बात पे मेरे लिए परेशान हो जाते हैं। क्यों होते होंगे, अंदाज़ा है? वो खुद को ठंडा करके बोली। अनोश ने सब्र का घूंट पिया। आयशा, सुन रही हो? सफ़ीर के दिल की फ़िक्र है, पर मेरान का दिल, हाँ, वो तो तोड़ने के लिए बना है बस। और खुद बेशक ना खुश रहूं, पर शादी सफ़ीर से करूंगी। मेरान से बढ़ के सफ़ीर को तुमसे इश्क हो गया होगा क्या?
अनोश खुद पे मजीद काबू नहीं रख सकी, बिफड़ के बोली। रुमाइजा का अंदाज सर्द हो गया। मैं खुद को मेरान की मुजरिम समझती हूँ, हिम्मत नहीं होती कि उससे माफ़ी मांग लूँ। उसने आज भी अपनी मोहब्बत साबित कर दी। उसकी मुस्तरिब निगाहें अभी भी आंखों के गिर्द घूम रही हैं। मैं उसकी ज़िंदगी में सिर्फ मुसीबतें ही लाऊंगी। वो कोई आम शख्स नहीं, उसे मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसके काबिल ही नहीं। वो सर्द मोहरी अंदर उतार के बोली। अनोश ने आयशे को देखा। तुम मेरान के बगैर खुश रह लोगी? उसकी मोहब्बत तुम्हें सुकून से जीने देगी? मोहब्बत तो तुम्हें भी उससे है, जब ही तुम इतना तड़पती थी। अनोश बुलाए ताक बोली। हाँ है, करती हूँ उससे मोहब्बत। उसके हर रूप ने मुझे मजबूर कर दिया था मोहब्बत करने पर। वो दबी आवाज़ में चीखी। आयशा ने हाथ सोफे पे जमा दिए। तो मेरी जान, यही तो सोचो, कैसे खुश रहोगी? सफ़ीर तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए शादी की पेशकश की, और कुछ नहीं। तुम खुद कहती थी वो हमदर्दी में आकर शादी कर रहा है। अनोश ने उसे समझाना चाहा, पर वो दिल और दिमाग पे ताले लगा चुकी थी। तो मेरे साथ उनकी अच्छाई का ये सिला दूं? स्टेप बैक डाउन, रुमाइजा ने उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा। अनोश बेबसी से खामोश हो गई। आयशा ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसे अंदाज़ा हो गया था वो पत्थर से सर फोड़ रही है। ठीक है, मैं सफ़ीर को बताऊंगी तुम्हारे दिल में मेरान की मोहब्बत अब भी है, फिर उनका फैसला होगा बस। अनोश दो टोक बोली। क्यों मुझे उनकी नज़र में गिराना चाहती हो? मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फिरूंगी। सब खुश हैं तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। खबरदार तुम दोनों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो बहुत बुरा होगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसकी धमकी सुन के आयशा ने उसे ठंडा करते कहा। इस चेहरे को हम बस खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो सफ़ीर के साथ हो या मेरान। मुझे तुम्हारी खुशी मेरान में लगती है, उसे देखकर तुम्हारी आंखों में रमक आ जाती है, पर अपने बारे में तुम्हें ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। आयशा आजिज़ी से कहकर खामोश हो गई। आगे बढ़ के उसे गले लगी और खड़ी हो गई। रुमाइजा गुंग बैठी रही। अनोश, उसका ख्याल रखना, घर पे सब फिक्रमंद होंगे, मैं जा रही हूँ। अनोश को ताकीद करती वो बाहर आ गई। सफ़ीर उसे छोड़ने जा रहा था। अनोश रुमाइजा को कमरे में ले गई। दोनों के दरमियान खामोशी रही। अनोश लाइट्स ऑफ करके बाहर आ गई। उसके जाते ही रुमाइजा की आंखों से नमी बाहर निकली। अपना दिल मार के वो बिल्कुल खुश नहीं थी। बस सब हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ खुद को मेरान के लायक समझती भी नहीं, और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत में सुलग रही थी। कैसे ख़त्म होती ये मोहब्बत? सफ़ीर से निकाह करके क्या क्या वाकई हो जाती? वो खुश रह लेगी? ये सब भुला पाएगी?